कहानी शुरू होती है 1972 में, जहां दो बच्चे खेल रहे हैं। तभी इनकी मार्बल बॉल इनके हाथ से गिर के नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है और जब वो बच्चे फ्लैट के अंदर जाकर अपनी मार्बल बॉल उठाते हैं तभी सफेद बालों वाली एक बुढ़ी औरत चेयर से गिर जाती है क्योंकि वो काफी देर पहले ही मर चुकी थी। कहानी शिफ्ट होती है 4 साल बाद, जहां उसी बुढ़ी औरत वाले फ्लैट में एक नई फैमिली शिफ्ट होती है जिन्होंने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया है और बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ काम पर जाते थे और इनके पीछे इनकी बड़ी बेटी घर पर रह जाती है जिसका नाम एम्पारो था, जिसको अपने छोटे भाई और अपने दादाजी का ख्याल रखना होता था। और अभी वो अपने भाई को कपड़े चेंज करवा ही रही थी कि तभी उसके पास में बैठे हुए दादाजी अचानक से गायब हो जाते हैं और घबराहट में वो अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को ढूंढने चली जाती है। दादाजी इस समय वॉशरूम में थे और उनको ढूंढते हुए एम्पारो भी वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से वॉशरूम की सारी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वो जोर जोर से डर के मारे अपने मॉम डैड को बुलाती है। उसके मॉम डैड दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर वो अपने छोटे बेटे रेफेल के रूम में जाते हैं जो खिड़की से लटका हुआ था और अगर रेफेल वहाँ से गिर जाता तो वो जिंदा नहीं बचता। उसके पापा जल्दी से जाकर रेफेल को अपने साथ ले आते हैं और एम्पारो को डांटना शुरू कर देते हैं। एम्पारो उनको बताती है कि हाँ, दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे और फिर अचानक वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने वॉशरूम के गेट के नीचे से देखा तब मुझे कोई शैतानी पाँव नजर आए, लेकिन एम्पारो के मॉम डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे डांट कर यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर हमें एम्पारो के दूसरे भाई को दिखाया जाता है जिसे अपनी बालकोनी में एक लेटर मिलता है और उस लेटर पर एक लड़की का नाम लिखा था। एम्पारो के भाई को लगता है कि शायद कोई लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है, इसलिए वो भी अपना नाम लिखकर उस लेटर को दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है और काफी देर तक अपनी खिड़की पर भी खड़ा रहता है उस लड़की के इंतजार में। और जब थक कर वो मुड़ता है तब उसे वापस से रेलिंग पर से आवाज आने लगती और जब वो देखता है तो उस जगह पर एक और लेटर पड़ा था। दूसरी तरफ रेफेल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था और ठीक इसी टाइम पे एम्पारो के दादाजी घर से बाहर चले जाते हैं। वो रेफेल से ये कहकर जाती है कि यहाँ से हिलना मत, लेकिन उसके यहाँ से जाते ही रेफेल को एक मार्बल बॉल की आवाज आती है जो उसके रूम के बिल्कुल करीब पड़ा था। रेफेल जैसे ही मार्बल बॉल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। टीवी पर एक कार्टून उसे अपने पास बुला रही थी। उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आता और जब वो टीवी के करीब जाता है तब टीवी में से भूतिया हाथ निकलकर उसको अंदर खींच लेते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एम्पारो को रोड पर घूमते हुए उसके दादाजी मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर जब वो अपने घर आ रही होती है तब उसके दादाजी उससे कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। लेकिन एम्पारो जबरदस्ती उनको लेकर घर आ जाती है, लेकिन घर आने पर उन्हें अब रेफेल कहीं नहीं मिल रहा था और घबरा कर ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं। जिसके बाद एम्पारो के मॉम डैड भी उसको ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब एम्पारो घर पर अकेली थी, तभी उसे एक फोन की आवाज सुनाई देती है और जब वो फोन उठाती है तो फोन की दूसरी तरफ रेफेल था। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन वो बेचारा खुद भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। लेकिन फोन पर बात करते करते एम्पारो को रेफेल की आवाज पास के एक फ्लैट से आती है और वो फोन छोड़कर उस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से खटखटाना शुरू कर देती है। ऊपर से उसी की बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर एम्पारो को कहता है कि ये फ्लैट सालों से नहीं खुला। एम्पारो के मॉम डैड और उसका भाई भी यहाँ पर आ चुके थे। वो इन सबको बताती है कि मुझे रेफेल की आवाज यहाँ से आ रही है। ये लोग इस फ्लैट का लॉक खोलकर इसके अंदर चले जाते हैं। रेफेल को ढूंढते ढूंढते एम्पारो इस फ्लैट के कमरे में आ जाती है जहाँ उसे पर्दे के पीछे छोटे बच्चे का साया नजर आता है और जैसे जैसे वो साये के करीब जाती है वैसे वैसे वो साया बड़ा होता गया और जब एम्पारो पर्दा हटाती है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी होती है जो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। तभी एम्पारो की फैमिली आकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर जब उसके डैड खिड़की से पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। खैर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एम्पारो की मॉम अपने काम पर थी और कस्टमर के तौर पर वहाँ पर एक पैरालाइज्ड औरत आती है जो एम्पारो की मॉम को देखकर सीटी बजा रही थी, जिसको देखकर उसको बड़ा अजीब लगता है। वो वहाँ जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है और तभी यहाँ उस औरत की मॉम भी आ जाती है। वो उसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। यहाँ पैरालाइज औरत अपनी मॉम को समझाती है वो असल में एम्पारो के घर में होने वाली सारी चीज एम्पारो की मॉम को देखकर जान चुकी थी, इसलिए इस पैरालाइज औरत की मॉम एम्पारो की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ आज घर में दोबारा एम्पारो के बड़े भाई के पास फिर से दूसरी बिल्डिंग से एक लेटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तब वो फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर खुद चेक करेगा कि कौन उसको लेटर
भेजता है। ये लड़का जैसे ही उस बिल्डिंग में जाता है, पीछे से कोई लड़की उसको गले लगा लेती है। लड़की के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का जब शीशे में उस लड़की को देखने की कोशिश करता है, तब उसको पता चलता है कि इस लड़की के पाँव मुड़े हुए हैं। उसी वक्त पर ये चुड़ैल इस लड़के को मारने की कोशिश भी करती है, पर ये लड़का बहुत ही होशियारी दिखाते हुए उस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंकता है और वहाँ से अपनी जान बचाते हुए निकल आता है। दूसरी तरफ अब एम्पायरो को भी घर में पेट में दर्द हो रहा था और जब वो अपना पेट चेक करती है तो उसके पेट में बहुत सारे निशान आ गए थे, लेकिन वो निशान को ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसको लगता है कि ये कोई एलर्जी है। वो बाजार से कुछ सब्जी लाई थी और जब वो उस सब्जी को किचन में रखने जाती है, तब किचन के दरवाजे में से देखती है कि कोई अजीब सी क्रिएचर उनके किचन में कुछ बना रही है। और जब वो किचन का दरवाजा खोलती है, तब वो देखती है कि यहाँ तो उसके दादाजी हैं। अंदर जाकर जब वो अपने दादाजी से बात करती है, तब उसके दादाजी उसके भाई रेफेल की आवाज में उससे बात कर रहे थे। उसी टाइम पर दोबारा फोन रिंग करता है और एम्पायरो जब फोन उठाती है तो उसे रेफेल की आवाज आई थी और पहले की तरह उसे रेफेल से बात करते हुए उसकी आवाज पास के फ्लैट से आ रही थी। वो फोन को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से फ्लैट का दरवाजा खोलती है और फाइनली उसका भाई उसको उस फ्लैट में मिल चुका था। इस अजीब बात की वजह से पूरे घर वाले डर चुके थे। रेफेल और एम्पायरो की मॉम अपने घर वाले से कहती है कि बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, हमने इस घर के लिए बहुत सारा लोन लिया है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रात हो जाती है। एम्पायरो जब अपने कमरे में आती है, तब अचानक से उसके कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कमरे की लाइट भी चली जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके मॉम डैड जैसे ही इसके कमरे में आते हैं तो उनको बहुत ही खतरनाक हाथ नजर आते हैं जो एम्पायरो की तरफ बढ़ रहे थे। उसके डैड एम्पायरो को बचाकर पीछे कर लेते हैं और ये सब देखने के बाद उसके पापा को भी ये यकीन हो गया था कि इस घर में कोई आत्मा रहती है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाले थे। एम्पायरो के डैड इन सबको लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात ये लोग ये प्रेयर करते हुए गुजार देते हैं कि ये लोग उस आत्मा से बच जाएं जो उनके घर में रह रही है। अगले दिन एम्पायरो के मॉम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये कहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए एम्पायरो के डैड अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता है। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए थे, इसलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब एम्पायरो की मॉम उस पैरालाइज लेडी के घर आ जाती है। उसकी मॉम ने उसको एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीजों को उनको बताती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि हमें तुम्हारे घर में होने वाली चीजों के बारे में पहले से ही पता था। वो अब उनके घर को देखने के लिए उनके साथ आती है, जबकि एम्पायरो भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे, मेरी एक पूरी फैमिली थी, मेरा बेटा और हस्बैंड, पर हमें नहीं पता था कि मेरे बेटे एक ट्रांसजेंडर है। उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनना था। इसी की वजह से उसके डैड उस लड़के को बेसमेंट में बंद करके रखते थे। लेकिन वक्त बदला, लेकिन उस लड़के की आदत नहीं बदली। वो बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव करने लगा। उसके बेटे को माँ बनने का मन किया, इसीलिए वो उस लड़के को वहाँ पर बंद कर यहाँ आ गई। इसलिए वो लड़का वहीं तड़प तड़प कर मर गया और तभी से उसी की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। और तब हमें मालूम होता है कि वो एम्पायरो के भाई को लेटर लिखकर अपने पास क्यों बुलाती थी। उसने 2 बार मौका मिलने के बावजूद एम्पायरो को इसलिए नहीं मारा क्योंकि एम्पायरो प्रेग्नेंट थी। एम्पायरो सब जानने के बाद फौरन घर आती है क्योंकि उसकी मॉम उस पैरालाइज लेडी की मॉम को लेकर अपने घर आई थी। वो आत्मा इस पैरालाइज लेडी के ऊपर हावी हो जाती है और इन सबको मारने के लिए इन पर हमला करती है। तभी एम्पायरो एक कांच का टुकड़ा लेकर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर वो आत्मा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और एम्पायरो उसको दोबारा से कहती है कि अगर तुम हमें छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो मैं सच में इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। अब वो आत्मा इमोशनल हो चुकी थी। तब मौका पाते ही उसके डैड उसको लेते हुए खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उनकी खुद भी मौत हो जाती है और भूत भी नहीं मरता। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी लाइफ इंश्योरेंस का सारा पैसा उसकी वाइफ को मिलता है, जिस पैसों से वो बैंक का लोन चुकाने के बाद अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर चली जाती है। जबकि वो आत्मा अभी भी उसी घर के उसी कमरे में बंद है, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।